हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जब भी हम स्टडी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी को सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, फैक्ट्स के रिगार्डिंग। इवन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जब भी देखते हैं तो एनसीईआरटी के जो डेट्स है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, उसे ही यूज करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड बुक है और मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है एनसीईआरटी बुक्स को। जब भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, खासकर जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ें क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रेंथ देता है हर एक स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी जस्ट कुछ दिन पहले एनसीईआरटी ने को लेके जो कुछ टॉपिक्स हैं कि ऐसा खबर कॉन्स्पिरेसी हुआ था, ऐसा न्यूज में आया कि एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स को बुक से ड्रॉप कर रही है, जिसको लेके कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई। अब हम देखते हैं कि आखिर एनसीईआरटी को लेके यह जो कंट्रोवर्सी है, जो कि सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सबसे रिलायबल बुक्स माना जाता है, उसको लेके क्या कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी डिलीशन। कि इसमें भी रिसेंटली न्यूज में आया था कि एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स को अपने बुक्स से, एनसीईआरटी की बुक्स से उसे डिलीट कर रही है। लेकिन हालांकि जो रैशनल आया कि एनसीईआरटी उसे डिलीट नहीं कर रही है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, कुछ रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, डिलीट नहीं है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी जो अपडेट कर रही है उसमें उसने जो नोटिफाई नहीं किया, इसके कारण से अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें लगा कि यह इससे ड्रॉप किया जा रहा है। तो यह किस कंटेक्स्ट में अगर न्यूज में आया था, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड द पीरियोडिक टेबल, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन के द्वारा दिया गया था और पीरियोडिक टेबल जो है हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम साइंस टेक्स्ट बुक बाय एनसीईआरटी। अभी एक ऐसा रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया कि जो यह दो टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड पीरियोडिक टेबल, जो है वह एनसीईआरटी के द्वारा साइंस के टेक्स्ट बुक से ड्रॉप किए जा रहे हैं। It is therefore necessary to understand what led to the controversy and present the right perspective regarding rationalization of NCERT textbook. इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर क्या कह सकते हैं मोटिव है बिहाइंड द रेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि यह सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माने जाते हैं और जब इनको लेकर ही कंट्रोवर्सी है तो फिर दूसरे बुक्स पे कैसे रिलाई किया जा सकता है। इसलिए एनसीईआरटी का जो रेशनलाइजेशन प्रोसेस है कि आखिर उसका क्या प्रोसेस है, रेशनलाइज करने का क्या तरीका है, उसे अपडेट करने का, यह जानना जरूरी है। और एनसीईआरटी कैसे नोटिफाई करती है। हालांकि एनसीईआरटी बहुत बार ऐसा हुआ है जब प्रिंटिंग के दौरान जब बुक्स जाते हैं तो जो माइनर उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे वो अपने नोटिफिकेशन में नहीं देती है। लेकिन जब इतने बड़े टॉपिक्स को अगर कोई कह रहा है, रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है कि उसे ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसके पीछे का रैशनल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक बाय एनसीईआरटी। ब्रॉडली जब भी एनसीईआरटी जो पूरी की पूरी एक टीम है, जब एनसीईआरटी बुक्स को अपडेट करने या उसको रैशनलाइजेशन करने की बात आती है तो वह 5 मेन क्राइटेरियाज को देखते हुए ही बुक को रैशनलाइज किया जाता है। The NCERT was tasked with rationalization of textbook across all classes and subjects. Because ये जितने भी क्लासेस है या जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ साइंस का ही नहीं, चाहे जो भी अदर सब्जेक्ट्स के बुक्स आते हैं एनसीईआरटी के, वो सबसे रिलायबल सोर्स है और एनसीईआरटी को इसका टास्क सौंपा गया है फॉर इट्स रैशनलाइजेशन। और यह जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है एनसीईआरटी बुक्स का, वो बेसिकली 5 ब्रॉड क्राइटेरिया पे बेस्ड है। The process accounted for 5 broad criteria. अब ये 5 ब्रॉड क्राइटेरिया क्या है कि आखिर एनसीईआरटी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको माइंड में रख के उस बुक्स को रैशनलाइज करती है। फर्स्ट वन, ओवरलैप विथ सिमिलर कंटेंट इन अदर सब्जेक्ट्स विद इन द सेम क्लास। कि अगर एक ही क्लास है और ऐसा ना हो कि जो एक बुक में कंटेंट है वह दूसरे बुक में ओवरलैप करे। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी में भी हमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है और इकोनॉमी में भी हमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, लेकिन दोनों का जो कंटेंट है वो ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, इकोनॉमी में इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये जो सिमिलर कंटेंट है वह ना हो जाए, ऐसा नहीं कि ओवरलैप कंटेंट कर रहा हो, एक बुक में जो है वह भी दूसरी बुक में ही हो, सिमिलर क्लास में। तो इस ओवरलैप को देखते हुए रैशनलाइजेशन किया जाता है कि कंटेंट का ओवरलैप ना हो विद इन द सेम क्लास।
सेकेंड वन इज सिमिलर कंटेंट इन ए लोअर और हायर क्लास, कि एक सिमिलर कंटेंट ना हो, कि सपोज एग्जांपल में अगर आप ज्योग्राफी की क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं और जो कंटेंट क्लास 6 में है, सिमिलर कंटेंट आपको क्लास 7 में ना मिले, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं जो मेन मोटिव्स होता है समझाने के वो सिमिलर हो सकते हैं, कंटेंट को डिफर बनाना है और क्लास के अकॉर्डिंग उसकी हायरार्की भी हाई होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि लोअर क्लास का जो कंटेंट है वो भी हायर क्लास का ही कंटेंट हो। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि अगर जो हायर क्लास है उस पर हायर लेवल की डिफिकल्टी होनी चाहिए, जो लोअर क्लास है उस पर लोअर लेवल की डिफिकल्टी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के कंटेंट आ जाए उसमें। नेक्स्ट वन, easy available content that does not require much assistance from teachers and can be undertaken through self or peer learning। ये ऐसा कंटेंट उसमें एनसीईआरटी ये ट्राई करती है कि कंटेंट इस तरीके से उसमें रखे जाए कि कोई सेल्फ से भी पढ़ के उस बातों को समझ सके, कम से कम उससे टीचर के असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो। दैट्स वाई कंटेंट तो है, बट कंटेंट को कैसे आसानी से समझाया जा सके स्टूडेंट्स को, इसे भी दिमाग में रख के एनसीईआरटी बुक्स को अपडेट करती है। आपने अक्सर देखा होगा खासकर 6 से लेकर 10 तक के बुक्स में कि आपको कहानी के माध्यम से, चाहे जो भी हो, कहानी के माध्यम से वह थॉट्स प्रोसेस को समझाने की कोशिश की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो खुद सेल्फ स्टडी करके उसे इजिली तरीके से समझ सके। इररिलेवेंट कंटेंट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, कि अगर पहले है, मान लीजिए एनसीईआरटी बुक्स पहले की अगर ओल्ड एनसीईआरटीज की बात करें, और अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वो जो उसमें कंटेंट है वो अब इररिलेवेंट हो चुके हैं, तो एनसीईआरटी उसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में रेशनल रिलेवेंट बनाने के लिए उसमें क्या अपडेशन है इसे भी ध्यान में रखती है। तो बेसिकली जब भी एनसीईआरटी जो है बुक्स को रैशनलाइज करती है, तो ये जो 5 ब्रॉड क्राइटेरियाज है उसे देखते हुए ही वह बुक का अपडेशन करती है। अब बात करते हैं हम, यह जो प्रोसेस है, जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, बेसिकली है कि रेगुलर प्रोसेस है। द अपडेशन प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट बुक इज अ रेगुलर प्रोसेस एंड द चेंजेस आर नॉट रैंडम। ये जो प्रोसेस है इसके अपडेशन का या रैशनलाइजेशन का, वो एक रेगुलर प्रोसेस है कि टाइम टू टाइम जो एनसीईआरटी है अपने बुक्स को अपडेट करते रहती है, बट रैंडम नहीं है कि अचानक से नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, टीम बैठाया जाता है, एंड आफ्टर दैट इन क्राइटेरियाज को देखते हुए ही उसमें रैशनलाइजेशन किया जाता है। प्रोसेस रिफ्लेक्ट चेंजिंग रियलिटीज, कि जब भी एनसीईआरटी बुक्स को अपने चेंज करती है, उसमें कुछ चेंजेस लाती है, जो कंटेंट है उसे और मॉडिफाई करती है, तो वह जो चेंजेज है वह अब के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसकी रियलिटीज को देखते हुए ही उस कंटेंट को अपडेट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, द प्रोसेस इंक्लूड्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। द टेक्स्ट बुक आर रिवाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ रिफॉर्म्स इन कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम, कि अगर कंट्री में कोई नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर के क्षेत्र में, या इकोनॉमी में कोई नया चीजें उभर के आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बुक्स का ही कह सकते हैं जो चेंज किया जाता है बुक्स में कंटेंट, उस नीड के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया, जिसमें मेजर जो इंफेसाइसिस दिया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो इसी तरीके से अब एनसीईआरटी क्या कर रही है कि इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपने जो उसके कंटेंट है, जो बुक में कंटेंट है, अब उस तरीके से उसको डिजाइन किया जा रहा है ताकि वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जा सके। कंटेंट की लोड को कम करके स्टूडेंट का अदर करिकुलम एक्टिविटी बढ़ाया जा सके, ताकि उन्हें स्किल्ड, जो स्किल का कमी है कि बहुत हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या था, ओल्ड सिस्टम के लोग एजुकेटेड होते थे, उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज होता था बट स्किल नहीं होता था उस नॉलेज से रिलेटेड। अब एनसीईआरटी क्या कर रही है इस बार कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ही उसमें कंटेंट के लोड को कम करते हुए और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को बढ़ा के स्किल रिक्वायरमेंट को इनहांस कर रही है, वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दे रही है। नीड बेस्ड एक्सरसाइज, कि जैसे जैसे नीड आता है कि आखिर नीड क्या है, उस बुक्स में कंटेंट का क्या नीड है, देन टू रिड्यूस द कंटेंट लोड बिकॉज ऑफ द टोल टेकन ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब रिसेंट जो रैशनलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे थे, तो आप
पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा मेंटल लोड हो गया था, लोग मेंटली हरास हो गए थे, स्पेशली जो स्टूडेंट थे, एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था। उस दौरान एनसीईआरटी ने अपने कंटेंट को कम कर दिया था ताकि जो मेंटल स्ट्रेस है स्टूडेंट्स का वो कम किया जा सके। तो एनसीईआरटी सिर्फ बुक्स का कंटेंट नहीं, स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट और उनका नीड क्या है, नीड बेस्ड एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स को रेशनलाइज और अपडेट करती है। अब बात करते हैं क्या मोटिव है, मोटिव बिहाइंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी हमेशा टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग ही अपना बुक्स को अपडेट करती है, क्या कंटेंट रिलेवेंट है, क्या इरिलेवेंट है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो मोटिव है बिहाइंड द रैशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका जो मेजर इंफेसाइसिस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेजर इंफेसाइसिस है reducing the content load and providing opportunities for experimental learning and a creative mindset। कि सिर्फ थियोरेटिकल लर्निंग अब नहीं चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेजर इंफेसाइसिस है कि स्टूडेंट्स में स्किल इन्हांसमेंट होना चाहिए, उनके वोकेशनल एजुकेशन पे जोर देना जरूरी है, तो दैट कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसे बढ़ाया जा सके और माइंडसेट जो है वह थियोरेटिकल ना होके अब स्किल्ड माइंडसेट हो, ताकि वो रेशनल सोच सके। सिर्फ कंटेंट का लोड बढ़ा देने से स्टूडेंट का जो क्वालिटी है उसमें इन्हांसमेंट नहीं हो सकता है। तो पहला मोटिव जो है रैशनलाइजेशन का वह है कि जो 2020 में क्राइटेरिया दिए गए हैं रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन सिस्टम उसे मीट किया जा सके। टू डिस्पेल द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन द एजुकेशनल सिस्टम, जो पैंडेमिक के दौरान एजुकेशनल सिस्टम पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखा गया था, उसे रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स के जो माइंडसेट थे, जो मेंटली वो हरास हो गए थे, कंटेंट का लोड काफी था, एजुकेशन सिस्टम सही ढंग से रन नहीं कर पा रहा था, तो उसे ध्यान में देखते हुए भी इसे रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल देयर वाज ए कोलोसल लॉस ऑफ टीचिंग टाइम ड्यूरिंग पैंडेमिक। अगर हम बात करें तो टीचिंग टाइम का भी लॉस हुआ और जो इंक्रीज लोड था कंटेंट का वह स्टूडेंट्स पर बढ़ गया था। दैट्स वाई जो एनसीईआरटी है ना उसने कंटेंट के लोड को कम कर दिया ऑन द स्टूडेंट्स। दिस वाज आल्सो अ कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, और इसका जो इसके बारे में जो मैटर था उसे पार्लियामेंट में भी उठाया गया था कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेंटली हेल्थ से जो मेंटल प्रेशर है उससे वो गुजर रहे थे पैंडेमिक के दौरान, उसे कम करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पे सजेशन दिया था। Therefore, the process of rationalization was initiated to facilitate speedy recovery in the learning outcome and compensating time loss of students। इसलिए जो प्रोसेस था रेशनलाइजेशन का उसे स्टार्ट किया गया ताकि जो स्टूडेंट का लॉस हुआ है, लर्निंग लॉस हुआ है और जो टीचिंग टाइम का लॉस हुआ है उसे फिर से कंटेन किया जा सके, उसे फिर से ट्रैक पे लाया जा सके। तो मेजर मोटिव अगर मोटा मोटा हम कहें कि क्या मोटिव है, तो मोटिव ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए यह रेशनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया है और पैंडेमिक के दौरान जो भी एजुकेशन सिस्टम में लॉस हुए हैं, टीचिंग टाइम में लॉस हुआ है या स्टूडेंट जो मेंटली हरास हुए हैं उसे ठीक किया जा सके। अब यह कंट्रोवर्सी आखिर इमर्ज कैसे हुई? अब ये जो कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी वो इमर्ज हुआ था बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन के कारण। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन इमर्ज कैसे हुआ? तो जब भी एनसीईआरटी बुक्स को अपडेट करती है तो वह पहले एक नोटिफिकेशन निकालती है कि आखिर कौन कौन से वो टॉपिक्स को जा रही है नोटिफाई रेशनलाइज करने या उसमें चेंजेस लाने। तो बेसिकली जो वह पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था उसमें दो टॉपिक्स नहीं थे। उस नोटिफिकेशन में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल शामिल नहीं था। दैट्स वाई ऐसा लगा कि इसे ड्रॉप किया जा रहा है, एनसीईआरटी अब इसे अपने बुक्स में नहीं रखेगी। दैट्स वाई यह कंट्रोवर्सी इमर्ज हो गया। Unverified information not only had an adverse impact on the reputation of NCERT but also created skepticism about the country's education system। अब यही है कि जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन था कि एनसीईआरटी क्या रियल में से ड्रॉप कर रही है, बस उसकी चूंकि नोटिफिकेशन में नहीं था, दैट्स वाई यह कंट्रोवर्सी इमर्ज हुआ। लेकिन यह कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के रेपुटेशन पे एक सवाल खड़ा कर देता है और कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम पे भी एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ बुक है, सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी है, अगर उसमें ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी इमर्ज होता है तो यह एजुकेशनल सिस्टम के लिए काफी बड़ा एक सवाल है। अब बात करते हैं कि क्या राइट पर्सपेक्टिव होना चाहिए।
एनसीईआरटी हालांकि फॉलो करती है सारे राइट्स पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर हम राइट पर्सपेक्टिव की बात करें, दिस पीरियोडिक टेबल हैज नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन करिकुलम बट इंस्टेड रीअसाइन्ड टू यूनिट 3 इन क्लास 11 टेक्स्ट बुक। यह जो कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन, तो इसमें राइट पर्सपेक्टिव ये था एनसीईआरटी का कि यह जो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा था वह उसे यूनिट 3 में, क्लास 11 का जो टेक्स्ट बुक है उसे यूनिट 3 में रखा जा रहा है। और जो डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, दिस इज कवर्ड इन ग्रेट डिटेल इन चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 12 टेक्स्ट बुक। अब इसी में जो बात आई कि कंट्रोवर्सी जब इमर्ज होता है, जब ये कंट्रोवर्सी इमर्ज हुआ, हालांकि इसमें है कि शिफ्ट करना, ड्रॉप करने की बात नहीं आ रही थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी था। लेकिन यहाँ पे तो कोई डिलीशन की बात हो नहीं रही थी, नोटिफिकेशन में यह सिस्टम नहीं था। दिस हैज नथिंग टू डू विद सम कॉन्स्पिरेसी बट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेगुलर प्रोसेस ऑफ रीप्रिंटिंग वेयर माइनर डिलीशन आर नॉट नोटिफाइड टू अवॉइड अननेसेसरी कंफ्यूजन। दीज टेक्स्ट बुक्स आर फॉर दिस ईयर अलोन। अब ये कंफ्यूजन ये इसलिए हुआ था क्योंकि यह जो टेक्स्ट बुक है यह सिर्फ इस साल के लिए है, क्योंकि जो माइनर चेंज होते हैं ना, एनसीईआरटी उसे नोटिफाई नहीं करती है, क्योंकि हर एक छोटे छोटे अगर माइनर चेंज को नोटिफाई करने लगे तो और अधिक कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट्स वाई यह जो बुक है, जो भी इस बार प्रिंट होने वाले हैं, वह सिर्फ इस साल के लिए है। तो ये जो कंट्रोवर्सी था कि क्या डिलीशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ था नहीं। बिसाइड्स द लार्जेस्ट सिंक्रोनाइजेशन प्रैक्टिस ऑफ टेक्स्ट बुक टू मेक देम कंप्लाई विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द टेक्स्ट बुक आर सपोज टू बी रिवाइज्ड रेगुलरली बाय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन 2005। जो एनसीईआरटी का जो कमिटी है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी, अब जितने भी आप कह सकते हैं कि चैप्टर्स होते हैं या एनसीईआरटी में जो कंटेंट हैं, उसकी जो जिम्मेदारी है अपडेशन का, वह ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसकी क्राइटेरियाज को मीट किया जाए, उसी को दिया गया इस टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी को, क्योंकि यही कमिटी है जो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसे रेगुलर अपडेट करते रहती है। अब इस कमिटी की हम बात करें, दिस कमिटी इज मैंडेटेड टू डेवलप द सिलेबस इन लाइन विथ 2015 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ही इस कमिटी को टास्क दिया गया था कि आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। Each proposed change is first sent to the textbook committee, which is tasked to analyze and recommend them. Moreover, these are not radical transformations, since reprinting textbook to take care of the suggestion of stakeholders is a process that take place every year. अब चूंकि इसको यह टास्क दिया गया कि 2005 का जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट भी अपडेट होते रहना चाहिए। अब जो प्रपोज्ड चेंजेस होते हैं, जो भी यह चेंज होता है, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट बुक कमिटी को दिया जाता है और पहले वो एनालाइज करती है, देन रिकमेंड करती है जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो। आफ्टर दैट दीज आर नॉट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए वो रेडिकल नहीं होने चाहिए। जब भी यह टेक्स्ट बुक रिप्रिंट होने के लिए जाता है तो सबसे पहले जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स है उनसे पहले उनका सजेशन लिया जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें। The missing reference to Maulana Azad from the class 11 political science is not a part of the current process of rationalization. The reference was dropped from 2014-15 onwards. सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी इमर्ज ये भी हुआ था कि क्लास जो 11th का बुक है उसमें मौलाना आजाद से रिलेटेड एक जो चैप्टर था वो मिस हो गया था उस बुक में से। लेकिन जो करंट रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें अगेन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि यह जो है सिस्टम है जो मिस हो गया था कि क्या इसमें कोई अपडेशन है या रैशनलाइजेशन है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह 2014-15 में ही इस रेफरेंस को ड्रॉप कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि क्या पहली बार ऐसा कोई कंट्रोवर्सी आया है क्या एनसीईआरटी को रिलेटेड। तो बहुत टाइम पहले भी ऐसे कंट्रोवर्सी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग इमर्ज हो चुके हैं। स्पेशली अगर बात करें 1978-79 में, जिस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय भी एनसीईआरटी को लेके कुछ कंट्रोवर्सी इमर्ज हुए थे। Controversy over revising the content of history books dominated the political space during the tenure of Prime Minister Morarji Desai. उस समय भी हिस्ट्री बुक का अपडेशन को लेके, उसके रैशनलाइजेशन को लेके, उसमें जो कंटेंट है कि उसमें कोई एक सिग्नल पार्टी डोमिनेट कर रही है, उसके कंटेंट को लेके भी उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी। अगेन इन 2006 ड्यूरिंग यूपीए रूल अ चैप्टर ऑन सिखिज्म हैड टू बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ इनॉर्मस कंट्रोवर्सी। जो सिखिज्म पे चैप्टर्स थे 2006 में जो पहले के बुक थे ड्यूरिंग यूपीए रूल, उस समय उसको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उस पर बहुत सारे अगेन कंट्रोवर्सी इमर्ज हो रहे थे। अगेन इन 2012
द शाही इमाम ऑफ फतेहपुर मॉस्क दिल्ली डिमांडेड द रिमूवल ऑफ 2 medieval पेंटिंग फ्रॉम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, आर्गुइंग दैट देयर इंक्लूजन वायलेटेड शरिया लॉ। और 2012 में ही जो शाही इमाम फतेहपुर सिकरी है मॉस्क ने डिमांड किया था कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो 2 मॉस्क का पिक्चर दिया गया है उसे रिमूव किया जाए बिकॉज वो शरीयत नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। तो यह ऐसा पहले बार नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी इमर्ज हुआ है। हालांकि यह एनसीईआरटी को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कंट्रोवर्सी इमर्ज ना हो, क्योंकि वह सबसे रिलायबल सोर्स है और अगर उसी को लेके ऐसे कंट्रोवर्सी इमर्ज होते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और एजुकेशनल सिस्टम पे यह बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप जब नोटिफिकेशन का प्रोसेस है, आपका पूरा एक शेड्यूल है कि आप पहले नोटिफाई करो, फिर वो कमिटी को भेजो, नेशनल करिकुलम को आप देखो, देन ओनली आप अपडेट कर सकते हो। स्टेक होल्डर से सजेशन लेना जरूरी है। तो मेरे जो सजेशन है कि इसमें माइनर चेंजेस भी होते हैं उसे एनसीईआरटी को नोटिफाई करना चाहिए ताकि ऐसे कोई कंट्रोवर्सी इमर्ज ना हो। तो यही कंट्रोवर्सी था, यह न्यूज में आया था कि एनसीईआरटी जो है कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर रही है, लेकिन ऐसा प्रोसेस में जब वो रैशनलाइज करने की बात आई तब एनसीईआरटी ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, बस इसमें कुछ प्रपोज्ड चेंजेस किए गए हैं, अपडेट किए गए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी किस तरीके से अपने बुक्स को अपडेट करती है। इस पर्सपेक्टिव में क्या कंट्रोवर्सी था और क्या बैक में भी कुछ कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी, तो हाँ बैक में भी कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।